सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ स्टडी है गैसेस एक्सचेंज इन एल्वुलाई। इससे पहले हमने प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग और गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन के टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ना हमारा टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन एल्वुलाई कि गैसेस एक्सचेंज है ये एल्वुलाई के लेवल पर किस तरीके से हो रहा है, कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देख लेते हैं। द गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस एट लेवल ऑफ एल्वुलाई। ये बात हम कर चुके हैं कि किस तरीके से ये फॉर एग्जांपल एल्वुलाई है, ठीक है। इसकी शेप मैंने सिंपल बनाई है ताकि समझने में ज़्यादा कोई दुश्वारी ना हो। और इसके आसपास वेन्यूल्स और कैपिलरीज और आर्टरीज आ रही हैं। ब्लू फॉर एग्जांपल वेन्यूल्स है, कुछ कैपिलरीज भी है और कुछ ये आर्टरीज है, ठीक है। सो अब देखते अगर आगे हमारे इस डायग्राम से कुछ हेल्प हो सके तो ऑक्सीजन ब्राउट इन बाय एयर इज टेकन अप बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ आरबीसीज ऑफ ब्लड एंड वाइस वर्सा द कार्बन डाइऑक्साइड ब्राउट बाय द ब्लड इज गिवन आउट टू द एयर प्रेजेंट इन द एल्वुलाई। अच्छा, इसमें अभी इन्होंने हेमोग्लोबिन का थोड़ा सा तस्करा किया है, सो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। हेमोग्लोबिन क्या है हमारे पास? हेमोग्लोबिन इज़ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है जो कि डिफरेंट चीज़ों से बना होता है, प्रोटीन से, आयरन से, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं आरबीसी पे। आरबीसी रेड ब्लड सेल, हमारे जो ब्लड है उसके अंदर मेन 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। एक होता है हमारे पास वाइट ब्लड सेल, एक होता है रेड ब्लड सेल और एक होता है प्लेटलेट और प्लाज्मा वगैरह थोड़ा बहुत होता है। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, जिससे आपको कोई काम नहीं, बस आप इतना समझ लें कि हेमोग्लोबिन और आरबीसीज का काम क्या होता है। आरबीसीज क्या करते हैं कि वो एयर से जो है वो ऑक्सीजन, एयर से ऑक्सीजन लेके वो ब्लड के अंदर तमाम तर सेल्स तक प्रोवाइड कर रहे होते हैं और एल्वुलाई तक पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जैसे आर्टरीज़ है, आर्टरीज़ में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। 9th क्लास में पढ़ा था शायद हमने। तो आर्टरीज़ में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। और यानी इसके अंदर ऑक्सीजन आ रहा है, तो ऑक्सीजन आ रहा है यहाँ से, यहाँ पे आर्टरीज़ को दे देगा ये, ठीक है। आर्टरीज़ के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। और सिमिलरली ये जो हमारे पास ब्लू कलर से वेन्यूल में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड ला रहा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा कि इसके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ये अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करने वाले हैं, एक वक्त में एक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? वो एक्सहेल हो जाएगा। अगर हम अभी इनहेल कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और यहाँ से आर्टरीज़ के अंदर ऑक्सीजन जाएगा। यहाँ पे मैंने गलत बता दिया, सॉरी, ठीक है। ऑक्सीजन आर्टरीज़ में जाएगा और आर्टरीज से फिर हमारी पूरी बॉडी में जाएगा, ठीक है। इसको मैं ब्लू रेड से रिप्रेजेंट करूँ, सो ऑक्सीजन आ रहा है और ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई में जा रहा है, ठीक है। एल्वुलाई से ये एक्सहेल हो जाएगा, यहाँ से जो इसने ऑक्सीजन लाया वो आर्टरीज में आरबीसीज फिर सर्कुलेट करेंगे पूरे ब्लड में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है दिस गैसेस एक्सचेंज इन्वॉल्व्स डिफ्यूजन व्हिच बिकम्स पॉसिबल एट दिस लेवल बिकॉज बोथ एल्वुलस एंड ब्लड कैपिलरीज आर ओनली वन सेल लेयर्ड इन थिकनेस। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इस पूरे टॉपिक के जो मेन पॉइंट है वो यही है कि एल्वुलाई का होने का फ़ायदा क्या है। मतलब वाई द नेचर मेड एल्वुलाई, कुदरत ने एल्वुलाई बनाया ही क्यों? ये ना होता तो क्या हमारा काम ना चलता, क्या मुश्किल पड़ती? इससे आसानी ये होती है कि ये जो आपका एल्वुलाई है और आपके जो कैपिलरीज़ है, तो ये कैपिलरीज़ जो है, कैपिलरीज़ भी सिंगल सेल्ड होती है, यानी ये सिंगल सेल से बने होते हैं। यानी पूरा जो ये हमारी कैपिलरी है, इसका जो वॉल है, दीवार है, वो एक सेल से बना है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें एल्वुलाई की, तो ये भी सिंगल सेल्ड है, एक सेल से बना है। इसकी थिकनेस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा पतला है। सो इससे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस यानी ऑक्सीजन बाहर और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बड़ी आसानी आ पाता है, कोई दुश्वारी नहीं होती, डिफ्यूजन का रेट फास्ट होता है। सो इसी वजह से गैसेस एक्सचेंज हो पाता है एल्वुलाई में। अच्छा, देन हमारा इन्होंने एक टेबल बताया है कि जो हमारी इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर है, यानी जो हवा हम अंदर ले रहे हैं वो और जो हवा हम फिर बाहर दे रहे हैं, उसके अंदर परसेंटेज क्या है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर वगैरह की, ठीक है। सो वो देख लेते। अच्छा, जो हमारी इंस्पायर्ड एयर है वो तो वही इसकी कंपोजिशन है जो कि नॉर्मल एयर की होती है। इसमें 21% क्या है? ऑक्सीजन है और 79% क्या है? नाइट्रोजन है। वाटर वेपर वेरिएबल होता है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर बारिश हुई है तो वाटर वेपर ज़्यादा होंगे, अगर रेगिस्तान की गर्मी है तो वाटर वेपर कम होंगे, साहिल समंदर है तो वाटर वेपर ज़्यादा होंगे, नहीं है तो कम होंगे। टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, सिंपल सी बात है, एटमॉस्फेयर से हम ले रहे हैं अगर एयर तो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा,
ठीक है। बाकी जो हम एयर एक्सेल करेंगे वो हमारे बॉडी का उसका टेम्परेचर होगा, क्योंकि अंदर आके उसकी टेम्परेचर वही बन जाती है जो हमारे बॉडी का है। तो एक्सेल करने पे अगर हम जैसे एक्सेल करें उसी वक्त उसका टेम्परेचर मेजर करें, सो दैट वुड बी 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वाटर वेपर बहुत ज़्यादा होता है, जिस तरह से हमने पहले बात की कि एल्वेलाई में जो है उसको मॉइस्ट रखा जाता है, वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं ताकि डिफ्यूजन ज़्यादा हो सके, ठीक है। नाइट्रोजन अबाउट 79% यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, क्योंकि नाइट्रोजन से कोई काम ही नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे ऑक्सीजन कम होगा। ऑक्सीजन क्यों कम होगा? क्योंकि ऑक्सीजन 21% अंदर गया, 5% यूज़ हो गया, 16% रह गया, कम बाहर आएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया एक्सपायरर में, क्योंकि अंदर हमने 0.03% लिया, बट अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रहा है ग्लूकोज को तोड़ के ऑक्सीजन के साथ। सो 4% तो जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ गया और ऑक्सीजन कम हो गया अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। Carbon dioxide, if passed through lime water, turns milky. This is evident through experiment A. When one exhales air through the lime water containing apparatus, the lime water turns milky. In B, if atmospheric air is passed through the lime water, the latter remains unchanged. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या बात की है? इन्होंने ये चीज़ हमें शो कराई है कि नंबर 1 उसके अंदर एयर बीइंग इनटू, देखिए हमारा इंस्पायर्ड एयर क्या है, कुछ 0.03% है, तो बहुत कम है, इसको हम नेग्लिजिबल समझ सकते हैं, ना होने के बराबर। तो ना होने के बराबर जब हमने इसके अंदर एटमॉस्फेरिक एयर यानी जो आम हवा है वो हमने डाली इसके अंदर लाइम वाटर के अंदर, ठीक है। लाइम वाटर के अंदर जब हम पानी डालेंगे सो वो लैम रिएक्ट कर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के सॉरी इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो कोई रिएक्शन नहीं होगा और वो अपने ओरिजिनल शेप में ओरिजिनल कलर में रह पाएगा। अगर हम क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड की एयर जो है वो एक्सहेल करें उसके अंदर लाइम वाटर के अंदर, लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, मिल्की वाटर बना देगा, गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड बना देगा मिल्क की तरह, ठीक है। लाइम वाटर में लाइम होता है और इससे आपको कोई इतना कोई ख़ास काम नहीं, बस आप बस इतना रिमेंबर कर लें कि लाइम वाटर टर्न टू मिल्की, इतना काफ़ी आपके लिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रेट ऑफ ब्रीथिंग एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। हमारी जो ब्रीथिंग का रेट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, जो हम ब्रीथिंग कर रहे हैं तो वो ड्यूरिंग रेस्ट अगर हम लेटे हुए अगर हम बैठे हुए हैं सो वो तब क्या होगा, और अगर हम भाग रहे हैं हम एक्सरसाइज कर रहे हैं सो तब क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा, वो सारी चीज़ हम देखते हैं अभी। ब्रीथिंग इज़ लार्जली एन इनवॉलंटरी प्रोसेस। अच्छा, ब्रीथिंग जो है वो इनवॉलंटरी प्रोसेस है, खुद ब खुद हो रही है, मतलब आप नहीं चाह सकते कि आपकी ब्रीथिंग रुक जाए, आप कोशिश करने वाले आपकी ब्रीथिंग रुक नहीं सकती, आपको एट द एंड सांस लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये इनवॉलंटरी है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। इट इज़ रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस ऑफ आवर ब्रेन, और इसको कौन रेगुलेट करता है, हमारे दिमाग का हिस्सा जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। द रेट ऑफ ब्रीथिंग चेंज ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इंटरनल एक्सटर्नल कंडीशंस। हाँ, लेकिन रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है वो थोड़ा बहुत हम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैठे बैठे मैं जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाऊँ, कोई मसला थोड़ी है, वी कैन कंट्रोल इट। तो ये पार्शियली वॉलंटरी भी है कि हम इसके स्पेस को, इसकी स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट ओवरऑल ब्रीथिंग को कि करना है नहीं करना वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब ये ब्रीथिंग कम ज़्यादा कैसे होती है, ये इंटरनल या एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से, या हमारे जिस्म के अंदर कुछ हो रहा है, कोई इशू है, कोई मसला है, हार्ट प्रॉब्लम है, लंग का कोई इशू है, तो उस हिसाब से तेज़ स्लो हो सकता है। सिमिलरली अगर हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऐसा है, कोई मसला है, फॉर एग्जांपल अगर हम रनिंग कर रहे हैं, डिफरेंट ऐसे सिनेरियोज होते हैं कि जिसके अंदर आपका ब्रीथिंग आगे पीछे होता रहता है। फॉर इंस्टेंस, if a person is doing exercise, its rate of breathing would increase because of increased consumption of oxygen by his muscle। यहाँ पे एग्जांपल दिए कि अगर कोई शख्स एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका ब्रीथिंग जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके जो मसल्स हैं वो जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, तो मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे, तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की नीड बढ़ती जाएगी, तो बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कम से कम टाइम में लेने की कोशिश करेगी। जस्ट ग्रेजुअली इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड विल कॉज एन इंक्रीज इन ब्रीथिंग रेट। अच्छा, पहले में क्या होगा, पहले में ये होगा कि हमारा वही नॉर्मल ब्रीथिंग हो रही होगी, हम भागना शुरू करेंगे, मसल्स ऑक्सीजन यूज़ करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन ज़्यादा रहा है। सो कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे ब्लड में बढ़ जाता है सो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है, सिग्नल जाता है ब्रेन को, हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस ब्रीथिंग रेट को बढ़ा के ऑक्सीजन सेचुरेशन कर देता है, ऑक्सीजन बढ़ा देता है, और हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो इंक्रीज़ होकर फिर हमारा जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर नॉर्मल हो जाता है। If the exercise condition persists, the muscle cells will start break down glucose without oxygen. It is termed as anaerobic respiration।
अगर ये बहुत टाइम तक होता है, भागता ही आ रहा है इंसान, सो तब भी जो है वो ब्रीथिंग से सिर्फ काम नहीं हो पाएगा। फिर बॉडी क्या करती है कि वो स्विच कर जाती है एरोबिक रिस्पायरेशन से एनएरोबिक रिस्पायरेशन पे, ठीक है। एनएरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो रही होती है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर, ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता। सिंपल है, एन का मतलब होता है नो, एरोबिक का मतलब एयर, तो जब एयर से आप ऑक्सीजन नहीं मुराद है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जो रिस्पायरेशन हो रहा है उसे एनएरोबिक रिस्पायरेशन कह रहे हैं। एज रिजल्ट ऑफ दिस लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द मसल रेदर देन कार्बन डाइऑक्साइड। नॉर्मली क्या होता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज रिएक्ट करते हैं, एनर्जी बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और वाटर बनाते हैं, बट एनएरोबिक रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड की जगह लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड जितना हमारे मसल्स में जमा हो जाएगा उतना ये पेनफुल होता है, क्रैम्प्स कॉज करता है और मतलब डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड रिक्वायर्स एडिशनल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज टर्म्ड दिस द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड थ्रू डीप ब्रीथ्स। अच्छा, फिर वही बात है कि लैक्टिक एसिड को ख़त्म करने के लिए, लैक्टिक एसिड को तोड़ने के लिए, लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट करने के लिए भी हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, और पहले हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो देन क्या करना होता है कि हमें रेस्ट करना होता है। रेस्ट में फिर हमारी ब्रीथिंग रेट सही हो जाती है, लैक्टिक एसिड फिर ब्रेक डाउन हो जाता है, लीवर में जाके वो कन्वर्ट हो जाता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में बाकी, ठीक है। सो उसके लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। और अच्छा, ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो चाहिए, मतलब एक तो हमें अपने बॉडी के लिए ऑक्सीजन चाहिए, फर्दर मोर लैक्टिक एसिड के ब्रेक डाउन के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, तो ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की नीड को ऑक्सीजन डेप्थ कहा जाता है। आर्टिफिशियल वेंटिलेटर का इन्होंने छोटा सा समझाया हुआ है, ज़्यादा कोई डिटेल में नहीं है। अ मशीन दैट वर्क्स लाइक लंग्स व्हेन पेशेंट्स नेचुरल ब्रीथिंग बिकम डिफिकल्ट। जब एक्सट्रीम लेवल पे हमारे लंग्स बिगड़ जाते हैं, ऑक्सीजन नहीं हो मिल पा रही होती, ब्रीथिंग का प्रोसेस इफेक्ट हो जाता है, तो पेशेंट को आर्टिफिशियली एक मशीन के में बिठा दिया जाता है। बिठा तो नहीं दिया जाता, लाइक जैसे ये अभी इस वक्त बेड के ऊपर है और ये इसको मास्क लगा हुआ है, एंड ये इसके नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर होता है यहाँ पे कहीं, ठीक है, और ये पूरा रिकॉर्ड होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल क्या है, तो उस हिसाब से ब्रीथिंग को कंट्रोल किया जाता है। थ्रू दिस मशीन द ऑक्सीजन रिच एयर इज डायरेक्टली सप्लाइड टू द ट्रेकिया थ्रू द ट्यूब इंसर्टेड द माउथ अप टू द वाइंड पाइप। इसमें होता क्या है कि इन एक्सट्रीम कंडीशन वो जो मास्क मिलेगा उसके अंदर ट्यूब होती है, ट्यूब आपके ट्रेकिया तक, यहाँ तक यानी मुंह के थ्रू अंदर रखी होती है, और ऑक्सीजन डायरेक्ट जो है वो लंग्स में जा रहा होता है, सो आपका ऑक्सीजन का नीड कंप्लीट हो रहा होता है। अभी इन्होंने कुछ दिए हुए नर्स पीरियडिकली चेक द पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ दिया जाता कि चलो ऑक्सीजन चल रहा है तो चल रहा है, बल्कि नर्स चेक कर रही होती है और उसका जो मशीन में उसकी ऑक्सीजन लेवल वगैरह शो हो रहे होते हैं उसको वो देख रही होती है, कम ज़्यादा हो रहा है, वटेवर जो भी हो रहा है। मैकेनिकल वेंटिलेटर ब्लोज एयर और एयर विद इंक्रीज ऑक्सीजन थ्रू ट्यूब्स इनटू द पेशेंट एयर। इस मशीन का काम ही है कि ये ऑक्सीजन को जो है वो ह्यूमन के अंदर इनहेल कराता है, ठीक है, किसके ज़रिए, ट्यूब के ज़रिए। और ये जो एयर है ये नॉर्मल कंडीशन में तो सिंपल एयर भी चल सकती है, बट मोस्ट ऑफ द कंडीशन में जब पेशेंट की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो हाईली रिच्ड ऑक्सीजन एयर उनको दी जाती है ताकि उनकी ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से पूरी हो। एंडोट्रेकियल ट्यूब, अब ये जो ट्यूब है जो उसके माउथ से लेके ट्रेकिया तक जाइए उसे एंडोट्रेकियल ट्यूब कह रहे हैं। गोस थ्रू पेशेंट्स माउथ एंड इनटू द वाइंड पाइप ट्रेकिया का दूसरा नाम है। नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब गोस थ्रू पेशेंट नोज एंड इनटू द स्टोमक, और एक जो ट्यूब है वो पेशेंट के नाक के ज़रिए उसके स्टोमक तक जाती है, ठीक है। अच्छा, एयर फ्लोइंग टू पेशेंट थ्रू अ ह्यूमिडिफायर विच फॉर्म दैन मॉइस्चर द एयर। अच्छा, ये जो एयर है जो पेशेंट में जा रही है वो ह्यूमिडिफाइड होती है, उसको लाइक वार्म किया जाता है, थोड़ा सा गर्म होता है और उसके अंदर वाटर वेपर्स ज़्यादा होते हैं ताकि अंदर जाके एल्वेलाई में मसला ना करे। एक्सहेल्ड एयर फ्लोइंग अवे फ्रॉम पेशेंट, एक पाइप में अंदर जा रहा है एयर, इनहेल, और दूसरा एक्सहेल के लिए पाइप है, ठीक है। इस चैप्टर में हमारा लास्ट टॉपिक जो रह गया वो है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, जिसको पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा।